नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या मनोज जरांगे महाराष्ट्र के नए हार्दिक पटेल साबित होंगे? आइए जानते हैं। एक बेहद सामान्य दहाड़ी मजदूर सा चेहरा, चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल, शरीर पर साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में तेज और चमक और दृढ़ विश्वास। ये है मनोज जरांगे, जो आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन व राजनीति का चमकता चेहरा है। मनोज राज्य में मराठा समुदाय को ओबीसी दर्जा देकर सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर है। उनके लिए मराठा युवा जान देने तक तैयार है। इस बीच महाराष्ट्र राज्य की 3 पहियों वाली शिंदे सरकार बदहवासी में है। राज्य में मराठा मुख्यमंत्री और एक मराठा उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस मांग का समाधान क्या हो। महाराष्ट्र की राजनीति और आरक्षण आंदोलन में मनोज जरांगे का उदय 8 साल पहले गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के रूप में अनाम से चेहरे हार्दिक पटेल के चमत्कारी नेता के रूप में उदय से काफ़ी कुछ मेल खाता है। यह बात अलग है कि बाद में हार्दिक खुद राजनीति के शतरंज का मोहरा बन गए और आज वो उसी भाजपा के विधायक हैं जिसके खिलाफ उन्होंने कभी समूचे गुजरात को हिला दिया था। अब मनोज जरांगे पाटिल का क्या हश्न होता है, यह देखने की बात है। लेकिन यह मानने में हर्ज नहीं है कि आज महाराष्ट्र में गुजरात ही खुद दोहरा रहा है। ध्यान रहे कि इस देश में जातिवादी राजनीति का आरक्षण एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि यदि आरक्षण को हटा दिया जाए तो जातिवादी राजनीति महज एक जाति आधारित वोटों की गोलबंदी या फिर समाज सुधार की सात्विक आग्रह के रूप में शेष रहती है। भारतीय समाज और खासकर हिंदुओं में सामाजिक न्याय के तहत संविधान में दलित और आदिवासियों के लिए जिस आरक्षण का प्रावधान किया गया था, अब उसने मानो यू टर्न ले लिया है। पहले माना जाता था कि जाति व्यवस्था के कारण विकास की दौड़ में पीछे रही जाती और समुदायों को सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों व राजनीतिक आरक्षण देकर उन्हें प्रगत समुदाय के समकक्ष लाया जा सकता है और सामाजिक समता का एक लेवल कायम किया जा सकता है। दरअसल वोटों की राजनीति ने सामाजिक समता के इस काल्पनिक मॉडल को जल्द ही सरकार की रेवड़ी और राजनीतिक प्रभुत्व की चाह में तब्दील कर दिया। इसलिए समाज की मध्यम जातियों ने पहले ओबीसी के तहत आरक्षण मांगा और मिला। अब वो जातियां भी खुद को पिछड़ा कहलवाना चाहती है, जो 70 साल पहले आरक्षण को राजनीतिक दांव समझकर हिरकत के भाव से देखती थी। अब विडंबना यह है कि महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदार, राजस्थान में गुज्जर और हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग इसी संवैधानिक जाति अवनयन में अपने सामाजिक उत्पन्न की राह बूझ रही है। आरक्षण की लॉलीपॉप अब उन जातियों को भी तीव्रता से आकर्षित कर रही है जो सदियों से समाज में श्रेष्ठता भाव से जीने के आदी रहे हैं। यानी अब यदि इन्हें भी आरक्षण मिले तो किसी भी जाति के नाम पर आवरण ओढ़ने के लिए तैयार है। इसका अर्थ इन जातियों में सामाजिक समता को लेकर कई बुनियादी मानसिक बदलाव का होना नहीं है। केवल आर्थिक बेहतरी और राजनीतिक सत्ता पाने की तात्कालिक स्वार्थ बुद्धि ज़्यादा है। इसी का नतीजा है कि आरक्षण की राजनीति में अब नए और समाज की निचली पायदान में आने वाले खिलाड़ियों की गुंजाइश बन रही है। यह उस स्थापित नेतृत्व के प्रति जनता का गहरा विश्वास भी है, जो आरक्षण के फुटबॉल को इस पाले से उस पाले में ठेलते रहते हैं। 41 वर्षीय मनोज जरांगे का जन्म महाराष्ट्र के बीड जिले के मातोरी में हुआ। स्कूली शिक्षा उन्होंने जिला परिषद के स्कूल में पाई। 3 बेटियां और एक बेटे के पिता मनोज शुरू से ही मराठा आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में उन्होंने अपना संगठन शिवबा संगठन बनाया। यूं मराठा आरक्षण आंदोलन पुराना है, लेकिन 4 साल ठंडे पड़े आंदोलन में आग पैदा करने का काम जरांगे ने ही किया। आजकल अंबड़ गांव के अंकुर नगर के निवासी जरांगे के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा जीने मरने का सवाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी। जालना जिले के आंतरवाली सराटी गांव में आमरण अनशन कर रहे जरांगे का तर्क है कि चूंकि मराठा जाति मूलतः कृषिक जाति है, इसलिए यदि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के अधिकारी है, खेती अब लाभ का व्यवसाय नहीं रहा, इसलिए मराठों को अन्य पिछड़ी जाति वर्ग में आरक्षण दिया जाए। जरांगे 2 साल पहले भी 90 दिनों तक अनशन कर चुके हैं, लेकिन तब उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि वह आंदोलन शांतिपूर्ण था। उनके दूसरे अनशन के दौरान मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों पर
पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तब राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि मराठा को आरक्षण के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। लिहाजा मनोज फिर से अनशन पर बैठे और आंदोलन हिंसक हो गया। इसमें अब तक कुल 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक ही दिन में 9 लोगों ने आत्महत्या की। कई बसें फूंक दी गई। सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। उधर सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर सोच रही है, लेकिन तत्काल कोई निदान नहीं दिखाई पड़ता। आइए जानते हैं हार्दिक पटेल से मनोज जरांगे पाटिल की तुलना क्यों। उधर मनोज जरांगे पाटिल के बरक्स गुजरात के एक गांव में 20 जुलाई 1993 में जन्मे हार्दिक पटेल भी एक सामान्य पाटीदार परिवार से है। उनके पिता और छोटे कारोबारी भरत पटेल भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे। पढ़ाई में कमजोर रहे हार्दिक शुरू के बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आ गए और छात्र राजनीति करने लगे। बीकॉम करते हुए वो सजानंद कॉलेज छात्र संघ के निर्विरोध महासचिव चुने गए। हार्दिक ने कॉलेज में ही 2012 में पाटीदार युवाओं का एक समूह सरदार पटेल ग्रुप ज्वाइन किया। एक माह के अंदर ही हार्दिक इस ग्रुप की विरमगाम शाखा के अध्यक्ष बन गए, लेकिन साथियों से विवाद के टकराव के बाद उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया। हार्दिक के मन में पाटीदार आरक्षण की आग तब सुलगी जब उनकी बहन मोनिका ज्यादा नंबर लाने के बाद भी 2015 में सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने में असफल रही, क्योंकि पाटीदारों को आरक्षण नहीं था। इसके बाद हार्दिक ने ठान लिया कि वो पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। इसके लिए उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति गठित की। इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य पाटीदार जाति को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का दर्जा देकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिलवाना था। इसी के तहत 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में जबरदस्त रैली का आयोजन कर आरक्षण की मांग की गई। जल्द ही इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और कई जगह हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ होने लगी। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में गुजरात के 14 आंदोलनकारियों की मौत हुई, 230 से ज़्यादा घायल हुए, सैकड़ों सरकारी और सार्वजनिक गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई, 214 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, 650 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें से कई पर अभी भी केस चल रहा है। हार्दिक गुजरात की राजनीति का एक चर्चित चेहरा बन गए। हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक ने राज्य में विपक्षी कांग्रेस का समर्थन देने का ऐलान कर अपनी सियासी अहमियत दिखाई। इसी दौरान हार्दिक की चरित्र हत्या की कोशिश भी हुई, लेकिन पाटीदार आरक्षण का मुद्दा जिंदा रहा, जिसने सत्तारूढ़ भाजपा को मुश्किल में डाल दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती, मगर बहुत कम बहुमत के साथ। 2018 में हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण को लेकर 19 दिनों तक अनशन भी किया। तब उन्होंने भाजपा को गोधरा के गुंडे बताते हुए कहा कि मैं अगर मर भी जाऊं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में हार्दिक ने अनशन खत्म कर दिया। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग अनारक्षित के आर्थिक रूप से कमजोर तबके ईबीसी के लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया, जिसमें पाटीदार भी आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन मोदी लहर के आगे हार्दिक का जादू काम न आया। बाद में कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हार्दिक पटेल को पार्टी से निष्कासित करवा दिया। इसके बाद हार्दिक ने व्यवहारिक राजनीति का रास्ता पकड़ा और भाजपा में शामिल हो गए। वे विरमगाम से भाजपा के टिकट पर चुने गए, लेकिन भाजपा ने उन्हें अभी तक मंत्री नहीं बनाया। इसी बीच पाटीदार आरक्षण का मुद्दा भी ठंडे बक्से में चला गया। कभी पूरे गुजरात को हिलाने की ताकत रखने वाला हार्दिक अब सत्तारूढ़ पार्टी के महज एक विधायक है और शायद संतुष्ट भी है। उन्होंने अपना घर भी बसा लिया है। इसके विपरीत मनोज जरांगे पाटिल का सियासी सफर ज़्यादा संघर्ष और चुनौती से भरा हुआ है। वे अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार को डर है कि जरांगे ने अनशन नहीं तोड़ा तो प्रदेश में मराठा और ओबीसी जातियों में आरक्षण को लेकर संघर्ष सड़कों पर आ सकता है। दरअसल मराठा कोई एक जाति न होकर समुदायों का समुच्चय है। जरांगे की मांग के मुताबिक यदि सरकार मराठों को कुणबी होने का प्रमाण पत्र देती है तो पहले से ही ओबीसी में शामिल कुणबी
मराठा समुदाय विरोध में उठ खड़ा होने को तैयार है। ओबीसी नहीं चाहते कि मराठों को उनके आरक्षण कोटे में हिस्सेदारी दी जाए। अब जानते हैं आगे क्या होगा। इस बीच बदहवास शिंदे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण का समर्थन कर गेंद फिर से सरकार के पाले में सरका दी है। यूं मराठा को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईबीसी के तहत 10% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वो इससे नाकाफी मानते हैं। लिहाजा आरक्षण के लिए वो अपनी जाति का अवनयन डिग्रेडेशन स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके पहले 2018 में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कानून बनाकर मराठा समाज को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था, लेकिन जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12 और नौकरियों में 13% आरक्षण कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपवाद के तौर पर राज्य में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहकर रोक लगा दी कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की मुसीबत यह है कि वह हिंदू समाज के दूसरे जातियों को नाराज किए बगैर वो इस समस्या का हल कैसे निकाले। राज्य में 31% मराठा है और इतनी ही संख्या ओबीसी की है, जिनमें भाजपा की पेट ज़्यादा है। अगर आमरण अनशन के कारण तिरंगे की हालत और खराब होती है तो राज्य में हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है, जो महाराष्ट्र जैसे देश के सबसे धनी, विकसित और अग्रणी राज्य को बिहार की तर्ज पर घोर जातिवादी राजनीति के गर्त में धकेल सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।